हाय फ्रेंड्स, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12456 पर मिल जाएंगे। आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो है उसकी एक कॉपी भी आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। नाउ इस लेक्चर में हम बेसिक्स को कवर करेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर करेंगे एंड प्रिंसिपल ब्रांच क्या है उसका कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे और कौन सी ब्रांच को हम प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। हमें शुरू में जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना है उसकी डोमेन और रेंज का ध्यान रखना है, फिर उसकी कौन सी डोमेन में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसका ध्यान करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसको डोमेन एंड रेंज समझ में आ गया ढंग से, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से करेगा। नाउ डोमेन एंड रेंज जो है, हम क्या कहते हैं, पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की हम डिफाइन करेंगे। अब हम पहले बेसिक ग्राफ्स को रिवाइज कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स के ग्राफ को। तो इनके ग्राफ को आपको शेप याद भी होगी, नहीं भी तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिससे कि ये ग्राफ आप बिना याद किए हुए आप ड्रॉ कर सकते हैं। साइन और कॉस का तो ग्राफ आप लोगों को याद रहता है, लेकिन बाकी जो ग्राफ हैं उसमें कभी कंफ्यूजन रहता है। तो उन ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ किया जाए विद इन 5 सेकेंड्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द बिगनिंग। अगर हमको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो एक तो हम मेमोरी से बना सकते हैं क्योंकि हमने इस ग्राफ को इतनी बार इतनी जगह देखा है। लेकिन अगर हमको बनाना है तो हम कैसे चलेंगे, हमें केवल वैल्यू साइन की 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, इन जगह हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। नाउ अब हम इसको 0 से शुरू करते हैं एंड π/2 पे पहुंचेंगे तो हमारी वैल्यू 1 है। तो हमने π/2 तक 1 पे पॉइंट लगाया और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। पाई पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और हमें ये याद है कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है जिसमें π/2 से पाई है, ये हम जब मूव करेंगे तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि इसकी वैल्यू जो है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस इतना सा काम है कि 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π पे उसकी वैल्यू लिख ली। और फिर जब हमने इसको ज्वाइन करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि ये उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0 पे 0, π/2 पर 1, तो इसको हमने स्मूथ हैंड से ऐसे मिला दिया। नाउ π/2 पर हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 1, और पाई पर हमारी वैल्यू 0, तो π/2 से पाई इसको हमने इधर मिला दिया। फिर 3π/2 पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आ गई तो -1 हो गई। -1 तो हमने पाई से 3π/2 तक जब आ रहे हैं तो पूरे में माइनस में है, तो हम नीचे से इधर से -1 पे आ गए। और 2π पर वैल्यू 0 है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 3π/2 टू 2π, तो ये हमारा वैल्यू जो है वो हमारी फिर से 0 हो गई। तो इसको हमने यहां ज्वाइन कर दिया। नाउ वी नो दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर हैव ए पीरियड ऑफ 2π। तो किसी में भी उसमें 2π जोड़ देंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, या 2π घटा देंगे तो y की वैल्यू सेम रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो हमने ये पॉइंट लिया, 2π जोड़ा और यहाँ पे पहुंच गए, सेम वैल्यू हो गई। तो हमारा इस तरह से ग्राफ रिपीट हो रहा है। अगर हम नीचे जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि ये पॉइंट है हमारा, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ वाले की वैल्यू ये वाली हो गई, इधर वाले की वैल्यू ये हो गई, और इस तरह से, या हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलेंगे तो भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स का बहुत हमारा सिंपल ग्राफ है।
नाउ साइन एक्स वाले केस में हमारा डोमेन एंड रेंज क्या होगी? इन केस ऑफ साइन एक्स आप देख रहे हैं कि एक्स तो कुछ भी वैल्यू ले रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, इधर माइनस की तरफ घटता जा रहा है, तो पूरा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग दोज इंफिनिटीज इसकी सारी वैल्यू लेता है। तो इसकी एक्स की डोमेन हमारी क्या हो गई? आर हो गई, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और y की वैल्यू क्या है? y तो हम देख रहे हैं लिमिटेड है, इधर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इधर 1 है और मिनिमम वैल्यू हमारी -1 है। ये आपने कई चीजें पढ़ चुके होंगे, लेकिन जस्ट हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इनका यूज होगा। तो हमारी रेंज जो है साइन एक्स की -1 to 1 के बीच में आ गई। सिमिलरली अब हमारा कॉस एक्स में हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं। 0 से हमने शुरू किया, यहाँ पे इसकी कॉस 0 की वैल्यू 1 हुई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये π/2 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। 3 पाई पर हमारी वैल्यू -1 आ गई। 3 π/2 पर हमारी वैल्यू आपकी फिर से 0 आ गई और 2 पाई पर हमारी वैल्यू 1 आ गई। नाउ इसको हम कैसे ड्रॉ करते वक्त हम डायरेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव का जरूर ध्यान रखेंगे कि जिस क्वाड्रेंट में हमारा पेन मूव कर रहा है उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और ये 1 से 0 तक जाता है, तो हमने यहाँ चले गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है और हमारा ये 0 से -1 तक जा रहा है पाई तक, तो π/2 से पाई के बीच में ये हमारा कर्व आ गया। नाउ पाई से हमारा सिमिलरली 3π/2 तक। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से हमारा नेगेटिव है, तो ये वाला कर्व आ गया, नेगेटिव वैल्यूज दिखा रहा है y की। और फिर यहाँ से 3π/2 से 2 पाई तक हम जब मूव करेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमारी वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये 3π/2 0 है और 2 पाई की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो 0 to 1, तो ये हमने 2 पाई तक हमने ग्राफ डिजाइन किया और फिर उसको, क्योंकि पीरियड 2 पाई है, यहाँ से सेम चीज को रिपीट करना शुरू किया। सिमिलरली हमने इधर रिपीट करना शुरू किया। इधर रिपीट कर रहे हैं तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं, इस केस में है, लेकिन हम ये वाली जो ब्रांच है 2 पाई के बाद जो हमारी ब्रांच आ रही है, इस वाली ब्रांच को इधर रिपीट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा कॉस का वो हो गया। इसकी भी आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले रहा है बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है एक्स, और हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो इसकी भी जो डोमेन है कॉस एक्स की, वो भी हमारी रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया -∞ to ∞। और हमारा जो है इसकी रेंज भी 1 और -1 के बीच में है। इसमें हमारा 0 पे 1 थी, इसमें हमारी π/2 पे 1 थी, इसमें हमारी वैल्यू 0 पे 1 है। और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इसकी वैल्यू डिफरेंट, साइन और कॉस की वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो हमारा कॉस की डोमेन और रेंज जो है वो -1 to 1 के बीच में आ गई। अब ये दोनों तो ग्राफ हमारे बिल्कुल ऑब्वियस थे। अब हमारे जो अगले 4 ग्राफ हैं tan, cot, sec, cosec वगैरह के, तो उन सब में हमारा जो वैल्यू है, इसमें हमारी जो y की वैल्यू थी cos x और sin x की, वो मैक्सिमम 1 थी। लेकिन इन केस में, इन चारों के केस में y हमारा इंफिनिटी और -∞ वैल्यू लेता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज, और x हमारा अब सारा सेट ऑफ रियल नंबर चलता है इसमें। तो जो हमारे 6 ग्राफ हैं उसमें जो डोमेन है, सबकी डोमेन जो है वो हमारी क्या है, हमारी सबकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और इन सबकी रेंज जो है वो डिफरेंट है। अब इनके जो ग्राफ हैं इनको डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए, एक तो हमारा वही तरीका है कि 0 पे चलेंगे, 0, π/2, पाई और 3π/2 और 2 पाई। इन पॉइंट्स पे हम उनकी वैल्यू को मार्क कर देंगे। लेकिन जैसे अब हमारा जिस जगह पर हमारी वैल्यू इनफाइनाइट या -∞ की डायरेक्शन में आ रही है, तो हम उन पॉइंट्स के लिए एक जो है हम
असिम्प्टोट खींच देंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं जीरो से। जीरो पे हमारी वैल्यू 10x की जीरो हो गई। पाई बाई 2 पे हमारी वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है। नाउ जैसे पाई बाई 2 पे इंफिनिटी है तो हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, एक्सटेंडिंग ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन, विच आई कैन नॉट शो ऑन द दिस इमेज बिकॉज हमारे स्क्रीन का वो लिमिटेड है, हाइट लिमिटेड है। बट ये लाइन हमारी पूरी एक्सटेंड हो रही है। इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट इज ए लाइन जिसपे ग्राफ जो है ऐसा लगता है कि ये उस लाइन से मिल जाएगा, लेकिन कभी मिलता नहीं है। इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, बाकी अगले फ्यूचर लाइफ्स की तो पता नहीं मुझे। तो यहां से हम शुरू करा और ये जब असिम्प्टोट है तो ये ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन ये इस लाइन से कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती ना। इनफाइनाइट पे तो हम लेते ही नहीं है भाई। तो इट इज क्लोजिंग टू इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट इज नेवर इंक्लूडेड इन डोमेन और रेंज। तो हम यहां से शुरू किया x इज इक्वल टू 0 से, और पाई बाई 2 पे हमारी वैल्यू इनफाइनाइट है। 3 उसके बाद पाई पर हमारी वैल्यू फिर 0 है। तो ये 0 और इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे कि हमने जहां जहां वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है, पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट आ रही है, 0 टू 2 पाई के इंटरवल में ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो पाई बाई 2 पे हमारी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है और 3 पाई बाई 2 पे। तो ये इस पर दो वर्टिकल लाइंस हमने खींच दी। अब 0 से हमने ग्राफ बनाना शुरू किया और ऊपर की डायरेक्शन में खींच दिया। अब ये मिलना नहीं है इसको कभी भी, तो ये इसके जैसे जैसे होगा ये पास आता जाएगा, बट नेवर इट वुड रीच द वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे 10 इज नॉट डिफाइंड। नाउ एक इसमें अब हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, अब आप कहें कि अगर हम चलते पुराने वाले स्टाइल से तो हम पाई बाई 2 से पाई के बीच के वैल्यू इधर ले आते। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी हम मूव करेंगे क्वाड्रेंट में तो हम देख के चलेंगे कि हमारा साइन क्या है। अगर हम नहीं चलते तो हम इसको ऐसे करके, और ये अब हम यहीं से शुरू कर देते पाई, और हम यहाँ पर पाई बाई 2 मिलाते, इस तरह की कोई लाइन खींचते। बट हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती ना, बट सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है हमारा नेगेटिव होता है। तो इसका ग्राफ जो है माइनस से शुरू होके फिर यहां पर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अब फिर हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में, इसमें फिर पॉजिटिव होता है और 0 से इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो हमने इसको ऊपर इस ढंग से खींच दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर हमारा नेगेटिव है, तो माइनस से 3 पाई बाई 2 पे माइनस इंफिनिटी की तरफ हमने करा, और वहां से शुरू करके 0 की तरफ हम इसको ले गए। तो ये दिस एंड दिस ये हमने 2 पाई कवर कर दिया, और क्योंकि ये पीरियोडिक है तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन तो x की सारी वैल्यू है, और इसकी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, तो सेम डोमेन इसकी हमारी R है। R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या है? ये वाला हो गया पोर्शन और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा पूरा। तो माइनस इंफिनिटी जो 10x वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले रहा है, तो इसकी हमारी रेंज भी जो है R हो गई। तो हमने y इज इक्वल टू 10x के लिए बोथ डोमेन एंड रेंज आर R, और किस पॉइंट पर हमारा ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये किसी भी पाई बाई 2 के मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पाई बाई 2 को जब भी हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी किसी भी वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है। तो n प्लस पाई बाई 2 के लिए ये हमारी वैल्यूज जो हैं ये इसमें से डोमेन में से एक्सक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि इस पर ये डिफाइंड नहीं है। जिस पर भी वैल्यू इंफिनिटी आ रही है उसको हम डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cosec x. Cosec x is equal to 1 upon sin x. Now
x is equal to 0, sin x is equal to 0, so cosec x would be infinity. And what is the value of at x is equal to pi by 2? हम कहाँ वैल्यू देखते हैं? 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. तो 0 पे हमारी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो हमारी ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एक हमारा एसिम्पटोट हो गया. पाई बाई 2 पे हमारी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1, तो 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 1 हियर. एंड ये जो है पाई पर हमारी वैल्यू फिर इनफाइनाइट हो गई, और 3 पाई बाई 2 पे हमारी वैल्यू -1 हो गई, और 2 पाई पर फिर हमारी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई. अब इसमें हमें क्या, ये वाले ग्राफ से इसको थोड़ा सा बनाना डिफिकल्ट है, तो मैं एक और ग्राफ से आपको समझाऊंगा. ये एनसीईआरटी की बुक की इमेज है. नाउ जो हमारे जहां पर वैल्यू इनफाइनाइट है वो हमने असिम्पटोट ड्रॉ कर दिए. वर्टिकल लाइन आ गई एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक असिम्पटोट हो गया. एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ये असिम्पटोट हो गया. और एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, ये हमारा तीसरा असिम्पटोट हो गया. तो हमारे यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट्स है कि जिसपे कर्व कभी मिल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी तरफ को अप्रोच करेगा जैसे जैसे हम इसके x की वैल्यू इसके पास आती चली जाएगी. ना इसको हम इस वाले ग्राफ से समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये वाला ग्राफ ये हमने 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई तक का साइन ग्राफ बना दिया दोनों साइड, और उसके बाद हमने इसका कॉसेक का ग्राफ बना रहे हैं. तो 0 पे हमारा वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो गई. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 तक सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चल रहा है. यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई. सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव रहता है, और पाई बाई 2 से इसको इनफाइनाइट तक खींचना है, तो ये हमारा आ गया. तो ये एक तरह से जो 0 to पाई के बीच में साइन का कर्व है, उसके ऊपर इस तरह से एक कप की तरह से बैठेगा, पैराबोला की तरह से. लेकिन इट इज नॉट पैराबोला, इट इज ग्राफ ऑफ सेक एक्स, लेकिन शेप इसकी इस तरह की होगी. और ये वाला जो पॉइंट है ये टच करेंगे. तो अब अगर आपको ग्राफ बनाना होगा ना कॉसेक एक्स का, तो आप इस वाले साइन वाले से ग्राफ के ऊपर खड़ा करके बनाना ये ज्यादा आसान है, इसलिए मैं इस वाले ग्राफ से आपको समझा रहा हूं. और हमने असिम्पटोट ये बनाई रखे हैं. नाउ 0 पे हमारी इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पे 1, और फिर इन्फिनिटी, तो ये बन गया हमारा. उसके बाद पाई पे हमारा नेगेटिव है, तो हम यहां से शुरू करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फिर हमारा 3 पाई बाई 2 पर -1, और ये, तो ये हमारे 2 बन गए. हमारा ग्राफ 1 मिनट में सेक एक्स का बन गया. कभी भी आपको बनाना होगा, अब अगर आपके दिमाग में बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर है और आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है असिम्पटोट वाली लाइन खींचने की, तो आप इसको लेस देन 10 सेकेंड्स में इस ग्राफ को आप बना सकते हैं ना. ये अब हम इसी वाले ओरिजिनल ग्राफ पे आ गए. अब हमारी डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन हमारी एक्स तो पूरा इधर से उधर जा रहा है और इधर पूरा एक्सटेंड हो रहा है, तो डोमेन हमारी पूरा क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स. और हम उसमें से क्या एक्सक्लूड करेंगे? जहां जहां पर वो वैल्यू इसकी एक्स वाई की वैल्यू इनफाइनाइट है, वो पॉइंट्स हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे. तो ये हमारा पाई, 2 पाई, 3 पाई, और इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई. तो हमारा इसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस एक्स एक्स क्या क्या आ गई? हमारी डोमेन हो गई r माइनस n पाई, जिसमें n पाई वाला टर्म्स हमारे इंक्लूड नहीं होंगे. रेंज हमारी इसकी वही हो गई फुल r माइनस, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ना 0 to -1 to 1 के बीच में तो कोई वैल्यू हम दिखा नहीं रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन हमारा एक्सक्लूड हो गया. अब ये अगर आप 2 तरीके हैं अगर कॉसेक एक्स की डोमेन और रेंज लिखने के, या तो आप पूरी उसको याद कर लें, जो कि कभी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि पहले सारे इनकी याद करिए, फिर प्रिंसिपल ब्रांच को याद करिए, तो आप याद करते ही थक जाएंगे और कभी ठीक नहीं कर पाएंगे चीजों को. तो आप इसके ग्राफ से पहले मन में ग्राफ देखिए, अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद वहां से आप इसका लॉजिकली अगर डोमेन एंड रेंज लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. तो इसमें क्या चलेगा? r
एक्सक्लूडिंग -1 to 1 और -1 हमारी उसमें रेंज में इंक्लूड होंगे, लेकिन पॉइंट्स बिटवीन -1 to 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंज। तो हमारी रेंज क्या हो गई, y लेस देन इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको कैसे कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो r माइनस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -1 to 1 की मतलब -1 to 1 के बीच के बट नॉट इंक्लूडिंग 1, वो वाले पॉइंट्स हम एक्सक्लूड कर दें। तीसरा हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको यूनियन से भी लिख सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट -∞ टू हमारा कहां तक लेंगे, -1 तक, और -1 इंक्लूड कर लिया, यूनियन 1 into 1 से कहां तक हमारा आ गया, इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी एक्सक्लूड कर दिया, हाफ ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन हमने अभी इसको इस ढंग से लिख दिया है। अब हमारा अगला ग्राफ आता है sec x का। sec x का ग्राफ cos x से बिल्कुल सिमिलर है, तो आप cos x का बनाइए। यहां से आपने ये बनाया, इसको इधर करा और फिर उसको किया, ये ऑब्वियस है तो मैं इस पे नहीं जाता हूं। इसकी हमारी डोमेन और रेंज जो है वो सेम है जो कि इसकी है, बट उसमें एक्सक्लूजन्स वाले पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं डोमेन में। अब इसमें इंफिनिटी कहाँ पे है, π/2, 3π/2, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। और रेंज में तो हमारा वही -1 to 1 के बीच का वो पॉइंट्स एक्सक्लूड होंगे। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ sec x हमारी क्या हो गई, डोमेन हमारी इसकी क्या हो गई, x होल्स बिटवीन -∞ to infinity, दैट इज होल सेट ऑफ रियल वैल्यूज। और क्या एक्सक्लूजन है, n पाई प्लस π/2। इस ढंग से अगर हम दिख रहे हैं तो हमारा क्या आ गया कि π/2, n इज इक्वल टू 0 पे π/2, 1 पे 3π/2, 5π/2, दैट वे। एंड फिर अगर -1 ले रहे हैं तो -π/2, -3π/2। सो जब भी पाई वाला एक्सक्लूजन π/2 करना है तो वन वे ऑफ राइटिंग इज n पाई प्लस π/2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। जब भी हम 0 पाई 2 पाई 3 पाई को कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या लिखते हैं कि x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो डोमेन हमारी हो गई सेट ऑफ रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग n पाई प्लस π/2 वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ अब हमारा रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हमारी सेम हो गई जो cosec x की थी, बिटवीन -∞ to 1 and then -∞ to -1 and 1 to infinity excluding the infinities। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि y लेस देन इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर देन 1। और सेट नोटेशन में यूनियन से भी हम लिख सकते हैं, एक्सक्लूजन से भी लिख सकते हैं। तो वो हमने एक्सक्लूजन इधर लिख दिया, बता दिया। तो हमारा अब ये वाला हमने इसको यहाँ पे इस ढंग से बता दिया। अब हमारा लास्ट ग्राफ है cot x का। ये सारे ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको ग्राफ से नहीं समझेंगे और आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर को ग्राफ से नहीं समझेंगे और अगर आप इसके डोमेन एंड रेंज पे हर स्टेज पे नहीं ध्यान देंगे तो चांसेस आर कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में फाइनली गलत कराएंगे। इसको तोते की तरह याद मत करके करिए, इसको समझ के करिए, क्योंकि हमारा हर चीज में मेथड का इसका पर्पस होना चाहिए कि हम चीजों को समझें, ना कि याद करें। याद क्या चीज करें कि जो हमें करते करते अपने आप याद हो जाए। तो वो वाला चीज को तो हमारी अपने आप ही याद हो गई। बाकी हम समझ समझ के करते रहें, 4 बार प्रैक्टिस करें, उससे हम मेमोराइज करें, तो वो एक लॉन्गर लास्टिंग चीज है और वही करेक्ट मेथड है। नाउ कॉट में हमारा सबसे पहले 0 की वैल्यू, हमारी cot x पे हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0। π/2 पर cot x पे cot 0 की वैल्यू हो गई हमारी इंफिनिटी। π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। फिर हमारी पाई पर -∞। फिर हमारी वैल्यू क्या हो गई इधर 3π/2 पे 0। फिर हमारी वैल्यू क्या हो गई -∞। तो हम अब इसको, ये हो गया किस किस जगह हमारा इंफिनिटी आया, एक पाई पर आया, एक हमारा 2 पाई पे आया, एक हमारा 0
पाई 0 पर आया। तो अब हम ये तीन हमने ये असिम्पटोट बना दिए 0, पाई और 2 पाई पे, और हमारी वर्टिकल लाइंस खींच दी। अब हमने शुरू किया 0 पे, फिर वही हमारा इंफिनिटी की तरफ से ये ऊपर से आ रहा है और π/2 पे यहाँ तक पहुंचा। फिर हमारा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो हम इसको नेगेटिव लेगा, अगर सेकंड में पॉजिटिव होता तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसीलिए हमने साइन बताया था। तो ये हमारा नीचे की तरफ आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है तो ये हमने ऊपर से शुरू किया और फिर 3π/2 पे 0 ले आए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है तो हम नीचे की तरफ ले गए रादर देन ऊपर की तरफ लेके जाए। तो हमें पता है कि भाई ये पॉइंट है और इसको ऊपर मतलब इसके तरफ एसिम्पटोट की तरफ लेके जाना है, और ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है वो हमें साइन के हिसाब से पता चल गया। तो ये कॉट एक्स का हो गया। अब इसकी हमारी डोमेन और रेंज क्या निकल के आ गई, इसकी भी वही एक्स तो सारी वही वैल्यूज है, और पाई 0, पाई 2 पाई ये सब नहीं लेगा तो x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, और बाकी सारी x वैल्यू लेगा तो r माइनस एक्सक्लूजन क्या हो गया n पाई हमारा इस केस में हो गया। ये x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई। और रेंज में हमारा क्या आ गया, रेंज में हमारी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू ले रहा है, तो हम हमारी रेंज जो है ये इसकी ये हो गई है माइनस फुल सेट ऑफ रियल वैल्यूज। तो ये अब हमारे एक बार ग्राफ्स हो गए। अब इन ग्राफ्स को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, 2-3 दिन तक, तो 5-5, 10-10 मिनट लगाइए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डोमेन और रेंज लिखिए इसकी ध्यान से, एंड देन आपको अगला स्टेप समझने में तभी मजा आएगा जब आप इनके ग्राफ को समझ लेंगे। हमने जब फंक्शंस पढ़े थे और इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जनरल इनवर्स फंक्शन की, तो उस समय हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन हमारा 1/1 होना चाहिए। नाउ 1/1 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, क्या ये 1/1 है? क्या ऐसा है कि y की एक पर्टिकुलर वैल्यू केवल x की एक ही वैल्यू के लिए है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे साइन कॉस टेन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है इसका मतलब है कि वो एक पीरियड के बाद अपने को रिपीट करते हैं। इस चीज का हमारा क्या मतलब हो गया कि ये पीरियड है, ये 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट कर रहे हैं और ये सेम वैल्यू हमारी आ रही है। तो अगर हम कोई पॉइंट देखें, ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू ले लें या 1 की वैल्यू ले लें, तो π/2 पे भी इसकी वैल्यू 1 है, एंड 2 पाई प्लस π/2 पे भी इसकी वैल्यू 1 है। सेम ये अगर हम वैल्यू यहाँ पर देखें तो अगर 1/2 जो है वो कितने पे, π/6 पे भी हमारी इसकी वैल्यू 1 है, और 5π/6 पे भी हमारी वैल्यू 1/2 है। तो ये तो चीज अगर हम इस पूरे रेंज पर, अगर पूरी डोमेन पर उसका इनवर्स फंक्शन निकालें तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ना साइन के लिए करता, ना कॉस टेन, हर सारे फंक्शंस पीरियोडिक होने की वजह से हर 2 पाई के बाद उनकी वैल्यू रिपीट होती है। तो ये चीज तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हमें पता ही है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने ये कैसे अचीव किया कि जो 1/1 फंक्शन है उसको हमने नहीं है, मैनी वन है फंक्शन, उसका इनवर्स हमने कैसे निकाल दिया। ये तो बड़ी स्लाइट ऑफ हैंड हो गई ना कि हमने हाथ की सफाई से कर दिया। हाथ की सफाई हमने क्या दिखाई कि हमने क्या करा कि एक ऐसी वैल्यू ली x की जिसमें कि y की वैल्यू यूनिक है। अगर हम 0 से π/2 तक वैल्यू लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, ये 0 से 1 तक π/2 तक इसकी वैल्यू y की इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 1 तक जा रहा है, तो ये यूनिक है। इस बीच में तो कोई फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इसकी वैल्यू डिफरेंट है। और अगर हम 0 to -π/2 ले लेते हैं तो हमारी फिर से वैल्यू यूनिक है। तो अगर हम अपनी डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में ही रखते हैं, अगर हम ग्राफ को यहां से काट दें और यहां से काट दें
तो हमारी जो -π/2 से π/2 के बीच में कोई डिफरेंट x की वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। फॉर नो टू वैल्यूज ऑफ x वैल्यू ऑफ y सेम इफ x इज बिटवीन -2 to π/2। तो अगर हम अपनी डोमेन यहां तक कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारी डोमेन है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डोमेन, और जो ग्राफ की ब्रांच जो है जो प्रिंसिपल डोमेन में ड्रा करेंगे y की वैल्यूज को, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। इस कॉन्सेप्ट को हम अब डिटेल में समझाएंगे फॉर डिफरेंट फंक्शंस, और किस तरह से हम उसकी पर्टिकुलर किस ब्रांच को हम प्रिंसिपल ब्रांच मानेंगे। अगर हम यहां से यहां तक ले रहे हैं तो भी तो है, यहां से यहां तक अगर हम केवल लेते तो हमारी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो हमने 0 से π/2 तक ही क्यों नहीं ले लिया, हमने -π/2 से π/2 तक क्यों लिया। और अगर हम ले रहे हैं तो क्या हमारी इसको भी प्रिंसिपल ब्रांच बनाने में क्या दिक्कत है। π/2 से अगर हम 3π/2 तक चले तो भी हमारी आ जाती है, तो ये हमारी है। तो उसको प्रिंसिपल ब्रांच को चुनने के लिए देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स। उन सेट ऑफ रूल्स के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रिंसिपल ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने प्रिंसिपल ब्रांच सेलेक्ट कर ली तो आपकी डोमेन निकल आई, जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज है। अगर हम ये y sin x ले रहे हैं बिटवीन -∞ to ∞, जो इसकी डोमेन है वो हमारे इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी, और जो रेंज है वो हमारे जो है उस वाले फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। नाउ अगर हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसके बीच में, तो हमारी y तो हमारा -1 to 1 जो है पूरा ही हो गया। डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 to π/2, तो हमारी रेंज क्या रही, -1 to डोमेन क्या हो गई, -1 to 1 इनवर्स फंक्शन की, और हमारी रेंज हो गई आपकी -π/2 to π/2। इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन एंड रेंज है वो रिवर्स करके निकाली जाती है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी डोमेन एंड रेंज का उनका एक्सचेंज कर दिया जाता है। अब जो मैं नेक्स्ट 4 रूल्स आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको समझ गए और उसको अप्लाई करना सीख लिया तो आप किसी भी इनवर्स फंक्शन का डोमेन एंड रेंज उसके ग्राफ को देख के लिख सकते हैं। ओरिजिनल ग्राफ को देख के उसके इनवर्स फंक्शन का आप डोमेन एंड रेंज लिख सकते हैं बिना उसको याद किए हुए। याद कितना करेंगे आप, 6 आपके ये फंक्शंस हो गए, उनकी डोमेन एंड रेंज, फिर उनके इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, फिर उनके एक्सक्लूजन्स की किसमें क्या एक्सक्लूजन है, फिर उसके जो और इनइक्वालिटीज हैं इक्वालिटीज हैं इनसे रिलेटेड। तो याद करते करते तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए समझ के करिए और प्रैक्टिस से जितना याद हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। नाउ हमारा पहला रूल क्या है कि हमें डोमेन इस तरह से चुननी है कि हमारी पूरी रेंज कवर हो जाए। फर्स्ट है कि ब्रांच शुड कवर होल रेंज। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना, 0 से π/2 तक की हमने एक रेंज क्यों चुनी, हमने -π/2 से π/2 तक की रेंज क्यों नहीं चुनी, क्यों हमने 0 से π/2 तक की क्यों नहीं चुनी, हमने -π/2 से π/2 तक की रेंज क्यों चुनी, क्यों, क्योंकि 0 to π/2 कर रहे हैं तो हम पूरी रेंज को नहीं कवर कर रहे हैं, हम तो 0 to 1 को कर रहे हैं ना, हमें तो -1 to 0 को भी कवर करना है। अगर हमें ये करना है तो हमें -1 to 1 तक रेंज कवर करनी है, तो हमें -π/2 से π/2 तक का लेना पड़ेगा। तो हमारी डोमेन ऐसी होनी चाहिए कि वो पूरी रेंज को कवर करे। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि हमें वो वाली ब्रांच चुननी है जो कि ओरिजिन के पास हो। अब हमने दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई अगर हमारी ठीक है ये वाली ब्रांच है तो हम इसकी जगह ये वाली क्यों नहीं चुन ले, बट ये वाली ब्रांच जो है हमारी ओरिजिन के पास है तो हम ये वाली ब्रांच चुनेंगे। थर्ड हमारा जो इसका रूल है कि अगर जैसे इनफाइनाइट cos x है sec x है तो उसमें हमें वो वाली ब्रांच चुननी है जो कि कंटिन्यूअस हो।
ठीक है, ब्रांच शुड बी कंटिन्यूस, इट इज नॉट शुड बी कंटिन्यूस, विल बी करेक्टिंग इट, इट इज ब्रांच जो है प्रिफरेबली इट शुड बी कंटिन्यूस। अगर हमारे पास कोई सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें कि हमारा वो डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो हमें लेनी पड़ेगी, बट हमें अगर एक डिसकंटिन्यूस ब्रांच की चॉइस है और एक कंटिन्यूस ब्रांच की चॉइस है तो हम कंटिन्यूस ब्रांच को प्रेफर करेंगे। फोर्थ हमारा है कि we will prefer the branch in positive domain to negative domain। अब क्या है कि जैसे इस वाले में अगर हम कॉस्ट वाला देखें तो ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है जो कि सारे को कवर कर रही है, लेकिन हमारी ये वाली ब्रांच भी कवर कर रही है, ये भी ओरिजिन के पास है। तो इसमें इस फोर्थ रूल की वजह से ये वाली ब्रांच ना लेके हम ये वाली ब्रांच लेंगे। ये हमने इसलिए किया है, ये 4 रूल जो बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम इनवर्स निकालें तो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच यूनिक हो। नहीं तो कोई एक किताब कोई एक कन्वेंशन फॉलो कर रही है, कोई दूसरे कन्वेंशन करके चल रहा है, तो अगर हम ये सेट ऑफ 4 रूल्स यूज करते हैं तो हमारा जो है प्रिंसिपल ब्रांच हर एक में यूनिक आएगी। और इन सेट ऑफ 4 रूल्स को अप्लाई करके अब हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो हम प्रिंसिपल ब्रांच को निकालते हैं। ये जो चारों रूल्स हैं हमारे, इनको हम इसी ऑर्डर में अप्लाई करेंगे कि अगर हमें चूज करना है कि ओरिजिन के आस पास वाला ब्रांच लें या पॉजिटिव वाला लें, तो पहली चॉइस होगी हमारी ओरिजिन के पास वाला। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके उन जो ओरिजिन के पास हमारी ब्रांच है उसमें अगर चूज करना है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाली ब्रांच को देखेंगे। तो ये इसी ऑर्डर में हमें इनको यूज करना है। नाउ जो है ये अब हम शुरू करते हैं साइन कर्व से। साइन कर्व में हम y इक्वल टू साइन एक्स में अब हमारी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, फर्स्ट की पूरी रेंज क्या कवर करे। रेंज हमारी क्या है, -1 से 1 के बीच में है। तो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच एक हमारा कैंडिडेट हो गया -π/2 to π/2। ये ओरिजिन के भी पास में है और ये कंटिन्यूअस भी है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन पॉजिटिव कौन सी हमारी ब्रांच है, पॉजिटिव हमारी ब्रांच ये वाली है, लेकिन ये ओरिजिन से दूर है। तो हम इस वाली ब्रांच को ना चूज करके हमने इस वाली ब्रांच को चुना है, -π/2 to π/2। नॉर्मली बुक्स में ये नहीं बताया गया है कि प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी है, किस वजह से वो ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच माना गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं जिससे कि आपको अननेसेसरीली हर उसकी प्रिंसिपल ब्रांच को आंख बन के याद ना करना पड़े, आप उसको समझ के और ग्राफ देख के और लिख सकें। अब देखिए इस वाला ग्राफ है, इसमें ग्राफ हम अगर ये बना दिया तो हमें कोई टाइम नहीं लगेगा कि हमने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी है। तो एकदम ऑब्वियस है कि -π/2 to π/2 के बीच में है। अब हमारा अगला, अब हमने इसकी जब हमने ये कर दिया तो डोमेन और हमारी जो रेंज हो गई y इक्वल टू साइन एक्स की, वो -π/2 to π/2 हो गई और रेंज हो गई -1 to 1। तो अब इनवर्स फंक्शन की हमारी जो डोमेन एंड रेंज क्या हो गई, रिवर्स कर दिया हमने कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन जो है, जो इस फंक्शन की रेंज थी वो हो गई -1 to 1 के बीच में, और हमारी रेंज क्या हो गई -π/2 to π/2। तो जो हमें डोमेन निकालनी है जो प्रिंसिपल ब्रांच की, वो ओरिजिनल फंक्शन की निकालनी है और वो उसमें हमें कट करना है, और वो जो है हमारी फाइनल जो इनवर्स फंक्शन है उसकी क्या हो जाएगी, वो हमारी रेंज बन जाएगी। तो अब हमें cos x वाला ग्राफ है, cos x 0 to 1 हमारी वो क्या है कि इसके फुल रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, 1 to -1 के बीच में लाई करता है। तो एक तो यही हमारा कैंडिडेट हो गया, एक हमारा कैंडिडेट ये हो गया। दोनों ब्रांच क्या है, ओरिजिन के पास हैं, तो दोनों अभी हमारी चल रही है। दूसरा रूल क्या है हमारा, फुल दोनों हमारी ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों उसको कवर कर रही हैं, फुल रेंज ऑफ वैल्यूज को कवर कर रही हैं, दोनों ओरिजिन के इक्विडिस्टेंस हैं और दोनों कंटिन्यूअस हैं। तो यहाँ पे आके हमारा चौथा वाला रूल लग गया कि भाई ये नेगेटिव वैल्यूज की ब्रांच है और ये पॉजिटिव वाली, तो हम पॉजिटिव वाली चूज करते हैं
तो 0 to पाई हमारा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। अब अगला इसकी हमारी 0 to पाई प्रिंसिपल ब्रांच हो गई, तो डोमेन क्या हो गई, जिसमें ये फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा 0 to पाई, और रेंज हमारी क्या हो गई -1 to 1। तो कॉस इनवर्स फंक्शन की हमारी डोमेन और रेंज ये लिख दी हमने 0 to पाई एंड -1 to 1, और हमारा क्या y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की रिवर्स कर दिया कि डोमेन ये वाली हो गई और रेंज 0 to पाई के बीच में हमारी आ गई। अब हमारा tan इनवर्स वाला आ गया, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें हमारी फुल रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये पूरी का इसमें एक तो इस ब्रांच में कवर है और एक ये वाली और ये वाली ब्रांच में कवर है हमारी। तो अब हमारी सबसे पहला क्या है कि ओरिजिन के पास होना चाहिए, तो ये हमारा ओरिजिन के पास तो ये ब्रांच है ये वाली। अगर हम और ये हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई। हमें यहां से लेके गए, फिर पेन उठाया हमने यहां से लेके गए, तो इसमें तो अगर ये वाला 0 to पाई हमने इसमें इसलिए नहीं लिया कि एक तो इसमें डिसकंटिन्यूटी है और एक ये जो है हमारा ओरिजिन से दूर है। तो इस वजह से हमने कौन सी ब्रांच ली, ये वाली ब्रांच जो कि पूरी वैल्यूज को कवर कर रही है। तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी वैल्यू हमारी कहां से कवर हो रही है, -π/2 टू π/2 के बीच में। अब हम इसकी डोमेन एंड रेंज पहले 10x की लिख देते हैं, जिसमें ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 एंड ऑन टू है, वो हमारा क्या हो गया -π/2 टू π/2, एंड रेंज हमारी क्या हो गई इसकी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो हमारा इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या हो गई हमारी इसकी tan इनवर्स x की क्या हो गई -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एंड रेंज हमारी क्या हो गई -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग दीज एक्सट्रीमिटीज। नाउ अगर आपको याद हो जब हम tan x का डोमेन एंड रेंज लिख रहे थे, तो हम उसमें क्या लिख रहे थे कि डोमेन हमारी पूरी रेंज है और एक्सक्लूड कर रहे थे ये पॉइंट्स π/2 एंड 3π/2, तो हमने उसमें n पाई प्लस π/2 को एक्सक्लूड किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ तो हमने एक छोटा सा कट कर दिया, तो n पाई वाला अपने आप उड़ गया और ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारी डोमेन एंड रेंज निकल के यहाँ से आ गई। अब अगला है हमारा cosec x। cosec x का ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है हमारा। तो अब हम अगर इसका देखें तो हमारी रेंज ऑफ वैल्यू क्या है इसमें भी, कि ये ये इंफिनिटी है और ये -इंफिनिटी है। पूरी रेंज को कवर करना चाहिए, -इंफिनिटी टू 0 0 टू इंफिनिटी, ये मतलब -इंफिनिटी टू हमारी वैल्यू जो है -इंफिनिटी टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी, हमारी ये वैल्यूज जो हैं ये कवर होनी चाहिए। तो ये हमारा एक ऑब्वियस कैंडिडेट हो गया। हमने ये वाला क्यों नहीं चुना है, इसमें तो चुन ही नहीं सकते क्योंकि ये वाला जो है ये तो हमारा क्या है, इसमें तो 1 1 ही नहीं है, ये और ये 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है और ये पूरी रेंज को भी नहीं कवर कर रहा है। तो ऑब्वियस हमारा कैंडिडेट क्या हो गया, ये वाला और ये वाला। तो हमारी क्या आ गई -π/2 टू π/2, तो हमने इसकी भी डोमेन और रेंज हमने लिख दी cosec x की -π/2 टू π/2, और एक्सक्लूजन इसमें क्या रहेगा ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे ये चीज डिफाइन नहीं है। और हमारी रेंज हो गई -1 टू 1, -1 से लेस वैल्यूज एंड 1 से बड़ी वैल्यूज। तो ये ओरिजिनल की हो गई। सिमिलरली उसके बेसिस पे हमने cosec इनवर्स की डोमेन एंड रेंज लिख दी बाय रिवर्सिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। अब हमारा अगला है sec x। ये जैसे बुक है, ये बुक का ही ग्राफ है, लेकिन बुक में इसको थोड़ा सा डार्क कर दिए क्योंकि दे कैन नॉट यूज मल्टी कलर, वी हैव द ऑप्शन टू यूज मोर देन 1 कलर। तो हमने इसको रेड से बना दिया जिससे कि ये वाला हमारा बिल्कुल क्लियरली हमने समझ में आ जाए। अगली जो हमारा सेट ऑफ इमेजेस होंगी उसमें हम केवल ये वाले पोर्शन को ड्रॉ करके हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच जो है इसकी कौन सी है और कॉस मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ हमारे क्या होंगे।
तो हमारा जो है ये sec x है। sec x में ये मतलब एक ये वाला तो हम ऑब्वियसली नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरी रेंज को नहीं कवर कर रहा है, और यहाँ पर और इस वाले में और इसमें मैनी वन है फंक्शन, तो हमने इसकी ये वाली ब्रांच ले ली और इसकी ये वाली ब्रांच ले ली। नाउ दिस ब्रांच इज डिसकंटिन्यूअस, बट हमने पहले भी कहा था कि हमें प्रिफर करना है कंटिन्यूटी को, तो वो नहीं है कि हमारे कंपलसरी नहीं है। अब हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो ठीक है, वो हमारी प्रिफर्ड कंडीशन नहीं मीट हो रही है तो नहीं हो। तो हमारा ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच हमने ये और ये इसलिए नहीं ली क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हमारा वो क्या आ गया, हमारी डोमेन इस केस में क्या आ गई हमारी 0 to पाई। एक्सक्लूजन क्या है इसमें हमारा π/2 जिसपे वैल्यू इंफिनिटी है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा एक तरह से सिंप्लीफाई भी हो गया काम, क्योंकि इस वाले केस में क्या हुआ कि अब हमारा एक्सक्लूजन एक ही पॉइंट है। पहले हम n π/2 ये सब एक्सक्लूड किया करते थे, अब हमारा केवल एक ही है क्योंकि हमारा डोमेन ही बिल्कुल कम हो गई है। तो हमारी इसकी डोमेन एंड रेंज हमारी sec x की और sec इनवर्स x की इस तरह से क्या आ गई 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2 एंड रेंज हमारी -1 से लेस एंड y शुड बी ग्रेटर देन 1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू sec इनवर्स x की भी हमने उसी तरह से रिवर्स करके लिख दी। अब ये हमारा cot x आ गया। cot x में क्या हुआ फिर से हमारा कि ये हमने प्रिंसिपल ब्रांच किस बेसिस पे चुनी कि फुल रेंज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो ये हमारी आ गई और ये हमारा ब्रांच बन गई। तो इस तरह से हमारी सारे ग्राफ्स की जो है ब्रांच निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाली ब्रांच ले सकते थे और हम ये भी कर सकते थे कि ये वाली और ये वाली, लेकिन हम किस ब्रांच को प्रेफर करते हैं, कंटिन्यूअस को प्रेफर करते हैं। इस वजह से हमने ये वाली ब्रांच पूरी हमने यहाँ पर यूज करी है। अब डोमेन एंड रेंज हमारे cot x एंड cot इनवर्स x के क्या हो गए, प्रिंसिपल ब्रांच हमारी हो गई बिटवीन 0 to पाई, तो डोमेन हमारी क्या हो गई बिटवीन 0 to पाई cot x की, और रेंज हमारी क्या है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑल वैल्यूज, तो हमारा पूरी रेंज आ गई इसके बीच इसलिए। और cot x में हमारा कोई एक्सक्लूजन नहीं है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ब्रांच में कोई बीच में कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे इसकी वैल्यू y की वैल्यू इंफिनिटी आ रही हो, तो 0 to पाई। अब cot x में कोई हमारा एक्सक्लूजन नहीं है, tan x में हमारा कोई एक्सक्लूजन है। ये सब याद कर पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इतना आप करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप मेमोरी के बजाय ग्राफ को दिमाग में रख के और थोड़ी प्रैक्टिस करके आप उसको सीधा लिखना शुरू करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। cot इनवर्स x के हमारे जो डोमेन एंड रेंज हैं वो इसको उल्टा करके आ गई, यहाँ पे इट शुड बी cot इनवर्स है कि टाइपोग्राफिकल एरर है हमारी। अब हम ये जो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस हैं इसको टेबल में कर देते हैं। टेबल बनाए तो इंडिया में काम चलता ही नहीं है, क्योंकि जब तक टेबल नहीं होगी तो उसको घोटेंगे कैसे और उसको याद कैसे करेंगे। तो जैसे हमने अभी तक कहा है कि हम इस चीज के बहुत खिलाफ हैं कि आप याद करें और घोटें चीजों को, लेकिन फिर भी अगर क्या कहते हैं जस्ट टू रिकैपिचुलेट एंड उसको रिवाइज करने के हिसाब से एक बार हम इस टेबल पे भी निगाह डाल लेते हैं। ये भी टेबल आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो जो इसकी जो दीज इनवर्स फंक्शंस की डोमेन निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इनकी डोमेन जो है हमारे जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं उनकी रेंज है, और रेंज में तो हमने कुछ छेड़खानी करी नहीं है, तो जो पूरी की पूरी रेंज को हमने ले लिया है एज सच। तो डोमेन जो है वो हम साइन एक्स की रेंज सोचें क्या होती है। साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच, उससे मतलब कुछ भी वैल्यू लें एक्स की, साइन एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है -1 to 1 के बीच में। तो पहले हम इन सब की डोमेन लिख देते हैं, जो कि एक इजी काम है। और वो हम कहां से लिखेंगे, वो हम रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन विदाउट कटिंग हियर एंड देयर हम उसको लिखते चलते हैं। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 to 1,
तो इनवर्स वाले की क्या हो गई -1 to 1। cos x की रेंज क्या होती है हमारी -1 to 1, तो डोमेन इनवर्स की क्या हो गई -1 to 1। tan x सारी वैल्यूज लेता है -∞ to ∞, तो ये हमारा पूरा कवर हो गया। cot x जो है हमारा पूरी रियल वैल्यूज लेता है और cosec x की वैल्यूज जो है वो 1 से हमेशा ज्यादा होती है या इक्वल होती है। सिमिलरली x की वैल्यू ये -1 से लेस और इक्वल होती है। तो मॉडुलस ऑफ x इस केस में हमारा ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली sec x के केस में हमारी जो रेंज है वो ऐसी होती है। अब ये चीज जब हम इसको टेबल अपने आप लिखना शुरू करें तो ग्राफ दिमाग में करके फिर इसको लिखें तो हमारे को ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा, और 3 महीने बाद भी अगर कोई पूछेगा तो आप उसको मेमोरी की बजाय आपको कुछ बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी, आप कॉन्सेप्ट से डेवलप करके उसको लिख देंगे। नाउ अब हमारी रेंज जो है ये हमारी जो है ट्रिकी पोर्शन है। तो इस ट्रिकी पोर्शन के लिए हम क्या करें कि हमने बस ये ध्यान रखें कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उनमें साइन, कोसेक एंड टेन ये एक तरह से बिहेव करते हैं और कॉस, सेक एंड कॉट ये एक तरह से बिहेव करते हैं। नॉर्मली हमने देखा था कि भाई साइन, कोसेक वो एक क्वाड्रेंट्स को मतलब सेम क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो साइन एंड कोसेक एक तरह से बिहेव करते हैं, टेन कॉट एक तरह से बिहेव करते हैं और सेक कोसेक एक तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में असेंशियल बेसिक बिहेवियर जो है वो साइन, टेन एंड कोसेक का एक सा होता है, कॉस, टेन एंड कॉस, कॉट और सेक का एक सा होता है। तो साइन, टेन एंड कोसेक इनवर्स एक्स में हमारी जो रेंज है वो -π/2 to π/2 के बीच में होती है। एक्सक्लूजन्स हम उसमें देख लेते हैं कौन से एक्सक्लूजन्स हैं, लेकिन -π/2 to π/2 लेते हैं। दैट इज हमारा जो है रिवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड जो हमारा कॉस, सेक और टेन में हमारा 0 to π, कॉस, सेक एंड कॉट में हमारा 0 to π के बीच में होता है। एक्सक्लूजन्स हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे इसमें, लेकिन असेंशियली ये लोग एक सा बिहेव करते हैं। तो एक्सक्लूजन क्या है, हमारे टेन और कॉट में हमारा कोई एक्सक्लूजन नहीं है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सट्रीमिटीज जो हैं ये कवर्ड नहीं है। π/2 to π/2 है, लेकिन एक्सक्लूडिंग π/2, एक्सक्लूडिंग दीज एक्सट्रीमिटीज। एंड इस वाले केस में हमें कॉसेक और सेक में ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो हैं हमारा इसमें जो मिडिल पॉइंट्स हैं इस रेंज का उस पर इनकी, क्योंकि ओरिजिनल वाले की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो इधर y = 0 एक्सक्लूड हो गया और सेक इनवर्स x में π/2 एक्सक्लूड हो गया। तो अब अगर आपको वैसे भी लिखना है बिना ग्राफ करे तो भी इस तरह से लिख लीजिए कि डोमेन हमारी जो है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो गई। हमारी रेंज जो है वो साइन, टेन एंड कोसेक की -π/2 to π/2 हो गई। उसमें एक्सक्लूजन्स हैं, टेन में -π/2 to π/2 ये -π/2 और π/2 एक्सक्लूड है, और कॉस, कॉट और सेक में हमारा जो है 0 to π के बीच में होती है। कॉस में पूरा कवर्ड है, कॉट में ये 0 और π एक्सक्लूडेड है, और सेक में हमारा π/2 एक्सक्लूडेड है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए हैं, इनको थोड़ा सा रोक के अगर किसी पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया हो तो पीछे जाके और उसको दोबारा से सुन के आप इसको समझें। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से के क्वेश्चन से डील कर पाना बहुत मुश्किल है। रेंज की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं उसको हमने स्टडी किया था। अब इसके ऊपर इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो इनवर्स ब्रैकेट √3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं।
तो हमें क्या पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स के केस में कितनी होनी चाहिए, 0 to पाई के बीच में होनी चाहिए। और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स तीनों एक से ही बिहेव करते हैं, तो तीनों की वैल्यू ये माइनस 0 to पाई के बीच में होनी चाहिए। बीच में जो एक्सक्लूजन है उनको अगर हम छोड़ दें तो 0 to पाई में एसेंशियली इनकी वैल्यू होनी चाहिए। नाउ इसको शुरुआत करने का क्या तरीका है, कॉस इनवर्स √3/2 को हम थीटा मान लें, और थीटा मान के हम अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो कॉस थीटा कितना हो गया, √3/2। सो √3/2 क्या है, cos π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, π/6। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नाउ अब जब हम किस तरह से या किसी भी तरह से निकालें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जो है हमारा जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो उसकी रेंज में होनी चाहिए। रेंज हमारी क्या है, 0 to पाई। सो सिंस π/6 इज बिटवीन 0 to पाई, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा डोमेन एंड रेंज का गेम है। अगर आप ठीक से डोमेन एंड रेंज को समझ गए और उसको अप्लाई करना आपने सीख लिया तो आपका काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कॉस इनवर्स ब्रैकेट -1/2 की वैल्यू निकालनी है। फिर से हमारा वही वाला मेथड रहेगा कि हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो कॉस थीटा कितना हो गया, -π/2। तो अब हमें पता है कि कॉस -π अगर 1/2 होता तो हम लिख देते cos π/3, लेकिन -1/2 है तो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये नेगेटिव होता है। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, -1/2 को cos π-π/3 इज इक्वल टू cos 2π/3। तो थीटा हमारा कितना आ गया, 2π/3। ये स्टिल 0 to पाई के बीच में है, तो हमारा यहाँ पे भी काम हो गया। सी हमने -1/2 की वो वैल्यू लेनी है जो कि हमारी 0 to पाई के बीच में है। अब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो हम -1/2 को ये भी लिख सकते थे cos π+π/3, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारा 0 to पाई की रेंज में फिर वैल्यू नहीं निकल के आती। 4π/3 तो उसकी रेंज में नहीं है, तो हमने इसको पाई -π/3 लिया और हमारा काम हो गया। तो हमारा थीटा कितना आ गया, 2π/3, जो कि 0 to पाई के बीच में है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, sec इनवर्स 2/√3। नाउ इसकी भी वो हमारी रेंज क्या होती है, 0 to पाई। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स तीनों की रेंज 0 to पाई होती है, और कुछ एक्सक्लूजन्स हैं वो आपको पता ही है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। जो एक्सक्लूजन्स हैं उनको हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में वी नीड नॉट वरी कि वो हमारी वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी ना। एक्सक्लूजन तो तब आएगा जब कोई पूछेगा सेक इनवर्स इन्फिनिटी, वो तो हम कर नहीं रहे हैं। तो बाकी सारी वैल्यूज के लिए तो हमारी जो एक्सक्लूजन्स वाली वैल्यू है वो आएंगी नहीं। तो सेक इनवर्स 2/√3, इसमें भी वो स्टैंडर्ड तरीका से इसको थीटा मान लेते हैं हम, और इसमें y मान लिया, तो सेक y क्या हो गया हमारा 2/√3, और ये क्या हो गया हमारा सेक π/6। इसमें ये डिवाइड पूरे में कर दिया, जबकि होना चाहिए सेक ब्रैकेट π/6। तो सेक π/6 हमारा 0 to पाई के बीच में है, तो हमारा ये y = π/6, ये हमारी ठीक वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इसी 0 to पाई के बीच में है और ये π/2 तो है नहीं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर के प्रॉब्लम्स में आ सकता है। नाउ ये अब हमारा है कॉसेक इनवर्स -√2। फिर से वही हमारी, एक बार हम कोई मेथड पकड़ लेते हैं तो उसको आसानी से छोड़ते नहीं है। इसमें हमने क्या किया, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट -√2 को y माना, कॉसेक y = -√2,
तो ये हमारा कितना आ गया, माइनस कॉसेक पाई बाई 4। नाउ ये हमारा माइनस कॉसेक पाई बाई 4 क्या हो गया, कॉसेक माइनस पाई बाई 4। अब आप ये देखिए कि हमने जब कॉस था तो हमने अगर माइनस 1/2 हमने जो प्रॉब्लम की थी उसमें वैल्यू थी, तो हमने क्या लिया था, पाई माइनस पाई बाई 3। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसमें हमें वैल्यू ऐसी चाहिए थी कि जो 0 टू पाई के बीच में हो, तो नेगेटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो 0 टू पाई बाई 2 के बीच वाली वैल्यू ले ली, और अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू ले ली, क्योंकि उसमें कॉस नेगेटिव है। अब कॉसेक में हमारा क्या है कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यूज की रेंज जो है वो क्या है, हमारी उसको रेंज है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो हमें नेगेटिव चाहिए। हमें पता है कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ये चीज आपको थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। माइनस कॉसेक पाई बाई 4 हो गया आपका, विच इज इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4, तो y हमारा क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। अब हमें बस रिजल्ट फाइनल लिखने से पहले चेक कर लेना है कि ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं है, तो वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में है, तो हमारा माइनस पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना। नाउ ये अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा उन्होंने 3rd पेज में बना दिया। वैसे मैं एनसीईआरटी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अब तो एनसीईआरटी बुक कंपलसरी भी कर दी गई है, तो मैं हमारा जो पूरा कोर्स मटेरियल है एसेंशियली हम एनसीईआरटी की बुक के बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड में भी पेपर आता है मेनली एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। अगर किसी ने उसको ढंग से किया हुआ है, कुछ प्रैक्टिस कर लें बच्चे, उसके लिए हम आपको क्वेश्चन सेट्स देंगे। लेकिन अदरवाइज थ्योरी समझने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड कंप्लीट थ्योरी आपको 100% मार्क्स भी चाहिए, तो आपके लिए एनसीईआरटी की बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है। लेकिन अब एक तारीफ करने के बाद हम कह दें कि भाई ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये वाला चैप्टर उन्होंने ढंग से नहीं कवर किया है, इसमें कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं निकल के आए हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसलिए इसको हमने थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके बताया है। अब आप ये देखिए कि ये उनका 3rd पेज है एनसीईआरटी की बुक का, और अब ये 3rd पेज में मतलब ये इतना सा बुक इंट्रोडक्शन और ये करके ये सीधा इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पर आ गए हैं। लेकिन हमने एक पूरा लेक्चर 1 घंटे का लिया, मतलब जो भी पहले चीजों को बेसिक्स को समझाने के लिए। अब ये इन्होंने कुछ साइन का ग्राफ बनाया है, ये उसका इनवर्स का ग्राफ बनाया है, एंड फिर ये वो इनवर्स का ग्राफ अलग से बनाया है, और ये इनवर्स के ग्राफ में ये पोर्शन को थोड़ा सा थिक बन करके इन्होंने बोला है कि ये वाला जो है हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है। अरे भाई, अगर आप कह रहे हैं कि 1/1 के लिए आपका जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो केवल प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो पूरे का ग्राफ बना के कंफ्यूज करने की बच्चों को क्या जरूरत है। इसके लिए हमने, अगर आप हमारा इसका मेथड देखेंगे, तो हमने इसको केवल प्रिंसिपल ब्रांच को लेके उसके ग्राफ बनाए हैं। आप ग्राफ बनाने का जो मेथड बुक में दिया हुआ है और वैसे जो है वो हमारा क्या है कि 2 मेथड्स हैं। एक तो जो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो अगर a पे के ओरिजिनल फंक्शन में a पे उसकी वैल्यू b है, तो इनवर्स फंक्शन में b पर उसकी वैल्यू a है। ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। तो अगर हम ओरिजिनल ग्राफ में x की जगह y लिख दें एक्सिस में, और y की जगह x लिख दें, तो हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन उसमें एक दिक्कत है हमारे पास कि हमारा जो x एक्सिस है वो ऊपर की तरफ को पॉइंट करेगी, तो हमें उस तरह से ग्राफ देखने की आदत नहीं है। तो इसलिए हम एक दूसरा मेथड, इजी मेथड यूज करते हैं। वो ये है कि हम जो है इस कोई भी ग्राफ लें और y इज इक्वल टू एक्स लाइन खींचें और उसके अगेंस्ट मिरर इमेज बना दें ओरिजिनल ग्राफ की, तो हमारा ग्राफ बन जाता है इनवर्स फंक्शन का।
तो ये दो मेथड्स हैं। इसमें दूसरे मेथड में जो है हम आपको बताएंगे, और अब हम इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ से इस कहानी को शुरू करते हैं। नाउ साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में अगर आप देखें, हमने केवल प्रिंसिपल ब्रांच ली है। हमारी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं तो हमें ग्राफ भी छोटा हो जाता है, हम उसको ढंग से समझा भी सकते हैं, और जब जिस रेंज में वो डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं उस रेंज में ग्राफ बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, और स्पेशली टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट गो। नाउ y इज इक्वल टू साइन एक्स हमने 0 टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में है, तो ये हमारी ये जो ग्राफ है ब्लैक कलर से, ये वाला हमारा ग्राफ है। अगर हम इसको एक्सटेंड करते तो यहां से लेकर ये फिर हमारा नीचे आता, और ये नीचे जाके इस तरह से शेप आती, लेकिन हम केवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में ले रहे हैं। अब इसको अगर हम इतने ही पोर्शन को y इज इक्वल टू एक्स की लाइन खींच दें, क्योंकि ये भी ओरिजिन के थ्रू जा रही है, तो ये इस तरह की लाइन होगी। तो अगर हमें इसकी मिरर इमेज बनाने को बोला जाए तो ये बड़ी सिंपल सी मिरर इमेज हमारी बन गई। और ये जो है हमारी, अब इसमें एक्स वाई की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे 1 है, और 1 हमने यहाँ दिखाया पाई बाई 2 से पहले, क्योंकि पाई बाई 2 कितना हो गया हमारा 1.57, पाई इज इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया हमारा 1.57। फिर ये हमारा कितना 1 जो है ये पहले आएगा, ये 1 है वह, क्योंकि जब पाई बाई 2 थी तो इसकी वैल्यू 1 थी, जब पाई बाई 2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, रिवर्स हो जाता है ना, हमने पहले ही बताया था। तो ये देखिए इस ग्राफ से कितना बढ़िया समझ में आया। और ये वाला जो ग्राफ है ब्लू वाला ग्राफ, ये इसकी मिरर इमेज भी हो गया, ये दिखने में भी ठीक है। अब ये दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज है इस लाइन के अगेंस्ट, और ये वाला पोर्शन जो है हमारा मिरर इमेज हो गया इस पोर्शन की इस वाली लाइन के अगेंस्ट। तो हम सारे ग्राफ इसी तरह से बना सकते हैं। प्रिंसिपल उसका ब्रांच लें मेन ग्राफ की, केवल उसी को प्लॉट करें, y इज इक्वल टू एक्स खींचें और अप्रोक्सीमेट उसकी मिरर इमेज बना दें, हमारा ग्राफ बन गया। नाउ अगला हमारा जो इसमें वो डोमेन और रेंज हमने उसी हिसाब से लिख दी। अब हमारा अगला ग्राफ आ जाता है। अगला ग्राफ हमारा आ गया। ये अगर हम इस वाले ग्राफ में से केवल ये सब हटा दें तो हमारी ग्राफ की ये वाली जो शेप है उसको हमने एक और इमेज से आपको दिखा दिया है। नाउ कॉस इनवर्स एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के बीच रेंज होगी, और y की हमारी 0 टू पाई, क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू है और ये प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएंगी। तो इसमें भी देखिए कितना बढ़िया बन गया। हमने 0 से पे इसकी वैल्यू कॉस वाले कॉस एक्स की 1 है, और हमारी पाई बाई 2 पर हमारी वैल्यू 0 है, और माइनस हमारी इसकी वैल्यू पाई के ऊपर वैल्यू -1 है। तो ये हमारा एक स्मूथ ग्राफ बन गया ओरिजिनल फंक्शन का। ये हमने लाइन खींच दी और अब बनाना शुरू किया। इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज क्या हो गई? ये हो गई। इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज क्या हो गई हमारी? ये हो गई। इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज हमारी क्या हो गई? ये वाली हो गई, इस वाली लाइन के आगे। तो इस वाली इमेज से आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये वाली जो डार्क ब्लू वाली फाइनल लाइन है ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का अगर हम याद करें तो -π/2 टू π/2 के बीच में लेना है। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, π/2 पे इंफिनिटी है, -π/2 पे भी माइनस इंफिनिटी की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। और हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और लास्ट नेगेटिव क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, इफ वी गो क्लॉकवाइज तो हमारी वैल्यूज नेगेटिव आती चली जाएंगी। तो ये हमारा इस तरह का कर्व बन जाएगा, क्योंकि ये 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो ये हमारा केवल इतनी ब्रांच हो गई। फिर हमने ये लाइन खींची और बनाना शुरू किया ये वाले पोर्शन का
दिस इज द इमेज, इस वाले क्वेश्चन की हमारी इमेज ये हो गई। तो हमारा ग्राफ क्या आ गया, ये वाला। तो केवल इतना सा ग्राफ है, और जो एनसीईआरटी जहां जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से बताया गया है। भाई फाइनली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कुछ ना कुछ चीज तो मेरे हिसाब से शायद ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, कुछ लोगों के हिसाब से हो सकता है वो ज्यादा अच्छा मेथड हो। नाउ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को ग्राफ हमारा पहले तो हमारी वो क्या थी, प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई के बीच में होती है फॉर कॉस, कॉट एंड सेक। तो 0 to पाई के बीच में 0 पे इसकी वैल्यू इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, π/2 पर इसकी वैल्यू 0 हो गई, और फिर हमारी वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरह, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना कि ऊपर की तरफ। तो इसको हमने शुरू किया, यहाँ पे लाए, यहाँ से ये चला गया, y = x की लाइन खींची थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेटली, ये वाले पोर्शन की मिरर इमेज ये हो गई, इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज ये हो गई। तो मिरर इमेज बनाना है और हमारा काम हो गया। तो इसी तरह से हमने कॉसेक इनवर्स x की बना सकते हैं। कॉसेक इनवर्स का हमारा ग्राफ क्या हुआ करता था, वो उसको आप सोचिए और फिर इसको प्रैक्टिस करके बनाइए। ये हमारा सेक इनवर्स का, इतने छोटे छोटे से हमारे ग्राफ हैं। एक बार आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा और ढंग से करिएगा, तभी जाके आप इसको ढंग से बना पाएंगे। इस टॉपिक पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इस तरह के, जैसे tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना उन केस में जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर के बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि अगले लेक्चर में कुछ जो फार्मूलाज हैं उनका हम यूज करके करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे जो मैं बताऊंगा उनका यूज करके करेंगे, तो ये आसानी से हो जाएंगी, नहीं तो आपको अननेसेसरी इन तरह की प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन होगा। थैंक यू।